रिवाइज किया चैप्टर को? मैंने पढ़ के आने पढ़ने बोला था, पढ़ा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। रिप्लाई नहीं कर रहे हो फिर? मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ा हो क्या आप लोगों ने? चैप्टर काफी बड़ा है, जितना पढ़ा रहा उसी दिन उतना पढ़ना है आप लोगों को। तो बोल रहा था मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को, डायनसेफेलॉन एंड ऑल बता दिया था। ओके, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एलिवेशन, डिप्रेशन है, दैट इज सल्काई एंड गायराइज है ना। इसमें मैंने आपको बताया था 3 सल्काई एकदम डीप सल्काई है, सेंट्रल सल्काई, लैटरल सल्काई, पैराइटल ऑसिपिटल सल्काई। इसकी वजह से चार लोब्स हैं, पैराइटल लोब्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, उन लोब्स के बारे में पढ़ना है हमें। देखो, फंक्शनल एरियाज ऑफ द, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा ब्रेन जो बाहर से एक्सटर्नली डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और इंटरनली अगर आप देखो तो एक दूसरे से जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, देखो दिया है इन्होंने यहाँ पर कि कॉर्पस कैलोजम, डिड यू नो वाला पार्ट अगर आपको पढ़ना है फिर भी तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं बहुत ज्यादा लिखा है। कॉर्पस कैलोजम इज टिपिकली सीन इन मैमेलियन ब्रेन। कॉर्पस कैलोजम इज द लार्जेस्ट कमीशन ऑफ द ब्रेन, ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इज द लार्जेस्ट कमीशन, कमीशन का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, बायोलॉजी में कमीशन का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, कमीशन ब्रिज क्यों? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जॉइंट कर रहा है, राइट? तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जॉइंट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, ब्रिज ही तो है। ठीक है, ध्यान रखना, बायोलॉजी में कमीशन का मतलब ब्रिज होता है, और कॉर्पस कैलोजम सबसे बड़ा ब्रिज है ब्रेन में। ठीक है, इट हैज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड कॉल्ड जीनू एंड स्प्लेनियम। जरूरत नहीं है याद करने की, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, कॉर्पस कैलोजम येलो कलर में दिख रहा है यहाँ पर, कॉर्पस कैलोजम ये है कॉर्पस कैलोजम, ये जो येलो कलर में बताया है दिस इज कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, इसके दो हिस्से हैं, वैसे तो बहुत सारे हिस्से हैं बट दो हिस्से आपको बताए गए। इसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर, आप देख सकते हैं फोल्ड है, एंटीरियरली वो फोल्ड हो रहा है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, ये और ये। तो एंटीरियर को जीनू बोलते हैं और पोस्टीरियर को स्प्लेनियम बोलते हैं, पार्ट्स के नाम है, नो नीड टू मेमोराइज, जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, व्हाई एन इंजरी टू द राइट सेरिब्रम अफेक्ट द लेफ्ट फंक्शनिंग ऑफ द अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं अंदर जाके। ठीक है, कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी का राइट हैंड साइड जो है, अगर समझो ये राइट हैंड साइड से फाइबर जा रहा है कोई, तो ठीक है कोई नर्व फाइबर है और ये अंदर जाके ब्रेन में क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। इस वजह से अगर हमारे सेरिब्रम के राइट हिस्से को लगेगा, अगर राइट हिस्से को लगा, सेरिब्रम के राइट हिस्से को अगर डैमेज हुआ कहीं पे भी, तो आपका लेफ्ट बॉडी का लेफ्ट हिस्सा जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं, ऐसे क्रॉस हो जाते हैं फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं, ऐसे फाइबर्स क्रॉस होते हैं। ठीक है, इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, बहुत सही चीजें होती है ब्रेन में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है। यस सर। सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं अब जो पहले क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो दिया नहीं, मैंने क्या बोला था, आप लोगों ने पढ़ाई की क्या? पढ़ाई क्या? हाँ सर। पढ़ा, ओके। कंटिन्यूस ये आप डेली पढ़ोगे तो सब में देखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज्यादा पढ़ते रहना, ये वाला पार्ट पढ़ना हमेशा। ठीक है, मेनिंजेस के बारे में पढ़ना, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ना, एक्स्ट्रा जितना भी दिया है मत पढ़ना, याद नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है,
फिलहाल आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। नीचे ये दिया, ये पूरा टेबल पढ़ लेना अच्छे से, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ओके, अब देखो फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन या फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। देखो क्या है, सबसे पहले फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब में कौन से एरियाज है देखते हैं। दे हैव अ मोटर एरिया व्हिच कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज। हमारे जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज है, ठीक है, हम हमारे मसल्स को जो बोलते हैं वैसे हमारे मसल्स करते हैं, राइट। अभी आप बोलोगे कि हाथ फिंगर्स को आप जैसे बोलोगे वैसे वो आपका काम करते हैं, राइट। आप जो बोलोगे आपके विल के अकॉर्डिंग है, राइट। वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी जो भी है वो सब सेरिब्रम की वजह से, ठीक है। तो उसका मेन सेंटर कहाँ पर है, फ्रंटल लोब में। दे हैव अ मोटर एरिया व्हिच कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज और द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। तो अगर फ्रंटल लोब को डैमेज हुआ, पैरालिसिस हो जाएगा, फिर मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाले, ठीक है, क्योंकि फ्रंटल लोब का काम ही वही है, मूवमेंट ऑफ द मसल्स। आसान लैंग्वेज में इतना याद रख सकते हो, ठीक है। द प्री मोटर एरिया इज द हायर सेंटर फॉर द इनवॉलंटरी। अभी ये प्री मोटर क्या होता है, प्री मोटर एरिया, देखो एक एरिया है वो मोटर एरिया है। अभी समझो कि इन्होंने वैसे दिखाया तो नहीं है, समझो ये फ्रंटल लोब है येलो कलर का, ठीक है। अभी इसमें समझो कि ऐसा हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, समझो ये एरिया जो मैं यहाँ लाइन कर रहा हूँ, ये समझो मोटर एरिया है, ये मोटर एरिया इतना सा, इतना पोर्शन। तो इसके आगे जितना भी होगा इसको बोलेंगे प्री मोटर एरिया। इसके पीछे जो होगा दैट इज नोन एज पोस्ट मोटर एरिया। प्री एंड पोस्ट, प्री मींस आगे, पोस्ट मींस पीछे, ठीक है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, द प्री मोटर एरिया इज द हायर सेंटर फॉर द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो प्री मोटर एरिया मतलब जो भी मोटर एरिया वाला एरिया होगा, हमारे ब्रेन में जितने भी एरियाज हैं ना इनको नाम दिया गया, 21, 31, 41। आपको नहीं है ये सब, ये एमबीबीएस में आता है, वो सब पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्री मोटर एरिया मतलब मोटर एरिया के पहले वाला जो एरिया होगा वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए काम आता है, ठीक है। ज्यादातर इनवॉलंटरी काम जो हमारे बॉडी में वो सब कौन करता है, इनवॉलंटरी का सेरिब्रम से ज्यादा कुछ खास रिलेशन नहीं है। इनवॉलंटरी का ज्यादातर रिलेशन किससे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी काम होते हैं ना, ज्यादातर, मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ, वो सब मेडुला के हाथ में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाथ में। इनवॉलंटरी मतलब क्या, पेरिस्टाल्सिस। पता है ना पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पता है पेरिस्टाल्सिस? हाँ सर। पेरिस्टाल्सिस हो गया, फिर रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है रेस्पिरेशन। मतलब जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। डायफ्राम, आपके बॉडी के अंदर डायफ्राम है, और डायफ्राम आपके कंट्रोल में थोड़ी, आप बोलोगे रुक जाओ, नहीं रुकेगा वो। भले ही आप सांस रोक सकते हो, ठीक है वो, बट रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी के मसल्स हो गए, उसके बाद कार्डियक मसल्स हो गए, हमारे हार्ट के मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी इनवॉलंटरी है। ये सब का जो सेंटर है, या फिर हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो घूमते रह रहा है, घूमते रह रहा है, ऐसे कैसे, तो रुकता क्यों नहीं है, क्यों कंटिन्यूसली घूम रहा है, वो भी किसके पास है, उसका भी पूरा का पूरा जो मेन सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। उसको बोलते हैं वेसोमोटर एक्टिविटी, वेजोमोटर, वेसो भी बोल सकते हैं, वेजोमोटर एक्टिविटी बोलते हैं। वेजो मींस ब्लड वेसल, वेजोमोटर एक्टिविटी, वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल। तो हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली बॉडी में इधर उधर कंटिन्यूअसली घूम रहा है व्हीकल की तरह। इसके पीछे भी रीजन है, जो घूमने का जो कंट्रोल है वो भी मेडुला के पास है। इसीलिए मेडुला को लग गया तो तुरंत रेस्पिरेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन तुरंत रुक जाएगा, हार्ट फंक्शन तुरंत रुक जाएगा, इसलिए ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है ना कि ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में लगना से इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अगर एक बार आगे वाले हिस्से में लगी भी ना ब्रेन के, यानी सेरिब्रम पे लगी भी ना, तो इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा, मरेगा नहीं एक बार के लिए। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही हैम्पर्ड हो गया है तो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर पीछे वाले हिस्से को लगा ना तो तुरंत मर जाएगा इंसान। आगे वाले हिस्से को लगा तो पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, तो आपको याद रखना है। हालांकि ये सब एनसीईआरटी में भी नहीं आता, ये पूछ सकते हैं एक बार के लिए। प्री मोटर एरिया में किसका सेंटर है वो ध्यान रखना है। फिर एसोसिएशन एरिया, एक एरिया है वापस, एसोसिएशन एरिया, बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट, सेंसेशन एंड मूवमेंट, सेंस और मूवमेंट के बीच का जो भी काम है वो एसोसिएशन का काम है।
तो एसोसिएशन का काम क्या है? बिटवीन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट्स। सेंसेशन मतलब कोई भी जगह अगर आपको कोई निडल प्रिक कर दे समझो, तो आप कैसे वहां से हाथ हटा दोगे? तो वो क्या है? सेंस किया आपने, उसकी वजह से मूवमेंट किया। तो वो क्या है एक्चुअली? तो सेंसेशन और मूवमेंट, कोई भी चीज सेंस हो रही है उसकी वजह से आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, वो काम एसोसिएशन का है। एसोसिएशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ना याद रखो। इसके बाद है ब्रोकाज एरिया, उसको मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं। ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच एरिया। उस एरिया का काम क्या है? इट ट्रांसलेट द थॉट इनटू स्पीच। आप जो भी सोच रहे हो, सोच के आप बोल रहे हो। जैसे अभी मैं अभी कुछ मेरे ब्रेन में मैंने कुछ तो सोचा होगा और उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सोचना और उसको ट्रांसलेट करना स्पीच में, ये काम ब्रोकाज एरिया का है। एक एरिया है, उसका नाम है ब्रोकाज एरिया। ये सब सेरिब्रम में है, इसलिए सेरिब्रम में लगा तो इंसान बोल भी नहीं पाएगा, या फिर कुछ भी बोलेगा, फिर वो इसके कंट्रोल में नहीं होता है। आप ज्यादातर अगर किसी को अगर लगा हुआ रहता है ना ब्रेन में, और अगर आप किसी वार्ड में जाओगे हॉस्पिटल के, जहाँ पे लोगों को ब्रेन की इंजरी है, तो आप देखोगे ना ज्यादातर वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे लिटरली। हो सकता है कि वो लोग डॉक्टर को अब्यूज भी कर सके, अब्यूज भी कर सकते हैं वो लोग, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही नहीं है सब कुछ। ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के बोल रहे हैं, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे कंट्रोल में सब कुछ, कि हमारा ब्रोकास एरिया बराबर काम कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी एरियाज आर लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। ये सब फ्रंटल लोब में। ठीक है, इमोशंस हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, विल पावर हो गया, मेमोरी जो है, पर्सनालिटीज, सब कुछ फ्रंटल में। फ्रंटल को लगा इस सब गायब हो जाएगा इंसान का। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है पैराइटल लोब्स। पैराइटल लोब देखो कहाँ है, ये रहा पिंक कलर का जो है, ये पैराइटल लोब है। ठीक है, देखो क्या है पैराइटल लोब में। They are mainly for the somaesthetic sensation of pain, pressure, temperature and taste. ठीक है, आपको पेन फील होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट, ये सब क्यों फील होता है? रीजन है पैराइटल लोब्स। इतना याद रख सकते हो आप। पेन पैराइटल लोब की वजह से, प्रेशर पैराइटल लोब की वजह से फील होता है। ठीक है, टेम्परेचर, टेस्ट, ये सब उसका कंट्रोल है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का 3 काम है, सिंपल भी है, याद रखो। टेम्पोरल, ये ग्रीन कलर का, इसका काम होता है, इसका काम देखो क्या क्या है। इसका काम है स्मेल करना, ऑल्फैक्टरी, हियरिंग, ऑडिटरी एंड स्पीच इमोशंस। स्पीच एंड इमोशंस, ये सब इसका काम है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी स्मेल, हियरिंग सुनना, और स्पीच बोलना, और इमोशन। ठीक है, ये सब टेम्पोरल लोब का काम है। सर उसके बाद सोमास्टैटिक मतलब? सोमा मीन्स क्या होता है? एक मिनट रुको, सोमैस्थेटिक बोला ना उन्होंने। सोमैस्थेटिक सेंसेशन का नाम क्या बता सकते हैं? बॉडी सेंसेशन, बॉडी सेंसेशन। सोमा मीन्स बॉडी होता है, तो हमारे बॉडी के जो भी सेंसेशंस होते हैं, हमारे बॉडी पे पेन फील होना, हमारे बॉडी पे टेम्परेचर, अगर समझो विंटर सीजन आ गया तो ठंडी फील होना, तो ये सब सोमैस्थेटिक सेंसेशन बोलते हैं। सोमा मीन्स बॉडी होता है। ठीक है, सोमा मीन्स बॉडी होता है, सोमैस्थेटिक सेंसेशन का मतलब होता है बॉडी सेंसेशन। ठीक है, हाँ सर। देखो यहाँ पर ज्यादा वर्ड पे मत जाना, क्योंकि बहुत हाई फाई वर्ड भी है, बट ठीक है, सोमैस्थेटिक का मतलब बॉडी होता है, इतना ज्यादा। उसके बाद ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का मेन रीजन होता है आईज, आईज से रिलेटेड इसका काम होता है। दे हैव अ विजुअल एरिया मेनली फॉर द सेंस ऑफ विजन, विजन ऑसिपिटल लोब से रिलेटेड है। आप याद भी रख सकते हो, आईज एकदम सीधा पीछे जाओ, आईज किधर होती है? आईज इधर होती है, राइट। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो आई यहाँ होगी, है ना। इसके एकदम पीछे जाओ, पीछे कौन है? ऑसिपिटल लोब। तो इसका सेंटर एरिया कहाँ पर होता है? ऑसिपिटल लोब में। वहां लगी अगर कुछ डैमेज हुआ तो इंसान ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर इन्होंने सजाइटल सेक्शन दिया है ब्रेन का। अब सजाइटल सेक्शन क्या होता है वो बताता हूँ, रुको। कुछ खास नहीं, देखो अगर समझो कोई ये चीज है, ये ध्यान देना अभी। और देखो मैं अभी आपको ऐसे तो बता नहीं सकता, सब कुछ ऑनलाइन ही बता सकता हूँ, तो ध्यान दो यहाँ पर। समझो एक ये कोई तो पार्ट है, अगर ये हिस्सा है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँ, ठीक है, ऐसे कट किया और सामने रखा, तो गोल दिखेगा, तो गोल दिखेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन। पर अगर इसी को मैं ऐसे कट करूं और आपके सामने रखूं, तो ये फिर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना,
ऐसा दिखेगा सामने से पूरा का पूरा। ये जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल और सजाइटल सेक्शन। इसको लॉन्गिट्यूडनल या सजाइटल सेक्शन बोलते हैं। तो उन्होंने ब्रेन को ऐसे कट करके ऐसे सामने रखा है, क्योंकि अगर ऊपर से कट करके रखा होता है ना तो ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, आप आई होप विजुअलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज सजाइटल सेक्शन। ओके, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो इसमें क्या है। सबसे पहले देखो सेंट्रल सल्कस दिख रहा है, कॉर्पस कैलोसम मैंने आपको बताया वो है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से डायग्राम से पूछते हैं आपको एग्जाम में, ब्रेन स्टेम किससे बना हुआ होता है? तो ध्यान रखो, ब्रेन स्टेम किससे बना है। देखो, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को साथ में मिला के ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों बोलते हैं क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन प्लस पॉन्स वेरोली प्लस मेडुला ऑब्लांगेटा, दैट टुगेदर इज नोन एज ब्रेन स्टेम। उसके बाद आप देख सकते हो सेरिबेलम है। ठीक है, आर्बोरविटे क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। आर्बोरविटे सेरिबेलम का पार्ट है। उसके बाद कोरोइड प्लेक्सस है, आपको पता ही है कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या होता है, सीएसएफ बनाना। पीनियल ग्लैंड है ना, फराइट ऑसिपिटल सल्कस है, सब नाम दिए। ठीक है, तो आपके लिए सब नए नाम तो है नहीं, मैंने सब नाम बताया। ओके, उसके बाद आगे देखो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल इज द सेंटर फॉर वर्निकेस एरिया और इंटेलिजेंस सेंटर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल, मतलब जहाँ ये तीनों एक कॉन्टैक्ट करें आपस में, तीनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। याद रखो खाली, एक एरिया होता है जिसका नाम है वर्निक्स एरिया। अब ये वर्निक्स एरिया क्या होता है? बोलने का एरिया। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने वाला एरिया, सॉरी, कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको समझना। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। ठीक है, अब जो मैं भी अभी आपको बोल रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो बिकॉज ऑफ वर्निक्स एरिया। ठीक है, उसको इंटेलिजेंस सेंटर भी बोलते हैं। तो याद रखना ये दो चीज, एक वर्निक्स एरिया है और एक ब्रोकाज एरिया। तो ये क्यों नहीं खा रहे आप? प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। तो ये आपको सब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नाम आगे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्निक्स एरिया इंटेलिजेंस सेंटर है, ब्रोकाज एरिया क्या करता है? थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करता है। और वर्निक्स एरिया का काम क्या है? जो इंसान सामने से कुछ बोल रहा है तो उसको समझना, ये वर्निक्स एरिया का काम है। उसके बाद देखो, द सेरिब्रम does shows all the three aspects through shows all three types of areas. Okay, sensory, motor and association. ठीक है, उसके पास तीनों एरियाज होते हैं। सेंसरी एरियाज भी होते हैं, मतलब सेंसेशन, आपने देखा कि पेन, प्रेशर, टेम्परेचर फील करा सकता है। इसके अलावा मोटर मतलब मसल से रिलेटेड, वॉलेंटरी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी कंट्रोल। एसोसिएशन का मतलब होता है कि देखो, एसोसिएशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि चीजों को समझ, देखो मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग ही एसोसिएशन दिया है। समझो ये सेंसरी नर्व है, ये गई ब्रेन के पास। ब्रेन इसको क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा मैसेज। मतलब यहाँ से सेंसरी मैसेज गया, इस मैसेज को है ना ब्रेन को समझना पड़ता है कि क्या मैसेज आया। जैसे अगर किसी ने नीडल प्रिक किया तो उस मैसेज को समझना, ये जो समझना है कि क्या मैसेज एक्चुअली है और उस मैसेज की वजह से आपको क्या करना है। अभी कोई नीडल प्रिक कर रहा है तो आप क्या करोगे? उस पार्ट को हटा दोगे। तो ब्रेन वहां पर एनालिसिस करता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, नीडल प्रिक हो रहा है तो क्या करना है, किसको मैसेज भेजना है? मसल को भेजना है कि प्लीज वहां से उस पार्ट को हटा दीजिए। ये एसोसिएशन एरिया का काम यही है, उस मैसेज को पढ़ना, समझना कि क्या है वो मैसेज, क्या आया है, और फिर उस मैसेज को कन्वर्ट करना किसमें, उस मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करना और मोटर के थ्रू भेज देना। सेंसरी के थ्रू आया, मोटर के थ्रू जाएगा। इसके बीच में एक एसोसिएशन एरिया है जो इन मैसेज को पढ़ता है, एनालिसिस करता है और क्या करना है वो सब करके मोटर नर्व को मैसेज भेजता है। ठीक है, आसान लैंग्वेज में मैं आपको इतना समझा सकता हूँ। ये सारा काम हमारा सेरिब्रम करता है। इसीलिए अगर किसी को सेरिब्रम में लग गया तो ये सब चीजें चली जाती है, बट इंसान जिंदा रहेगा एक तरह से,
क्योंकि इनवॉलेंट्री एक तरह से भले ही इन्होंने लिखा है कि प्री मोटर जो है इनवॉलेंट्री, ज्यादातर इनवॉलेंट्री का हिस्सा जो है ना वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में, इसलिए इंसान जो है वो जिंदा रहेगा बट उसको कुछ मतलब एक तरह से कुछ काम का नहीं है इंसान, है ना, कुछ नहीं कर पाएगा वो, पैरालिसिस है, सब कुछ रुक जाता है, ना तो वो बोल पाएगा, ना वो समझ पाएगा, सुन पाएगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सेरिब्रम में ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या लिखा है। तो सेरिब्रम के पास तीनों एरियाज हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया। ये बेसल न्यूक्लियाई क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था कि न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, ब्रेन के अंदर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर का थोड़ा सा हिस्सा। मतलब अगर पूरा मैटर व्हाइट है, समझो अगर आपको पता है कि अंदर वाला हिस्सा ब्रेन का मेडुला वाला पोर्शन कैसा है, ब्रेन का मेडुला कैसा है, व्हाइट मैटर से बना हुआ है, और उस व्हाइट मैटर के अंदर अगर थोड़े से साइटॉन्स जमा हो गए तो वो हिस्सा कैसा दिखेगा, ग्रे। तो व्हाइट मैटर में अगर थोड़ा सा ग्रे एरिया है उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई और द बेसल गैंग्लिया आर द ग्रे masses present within the white matter or lying on the lateral side of the thalamus। ये लेटरल साइड ऑफ थैलेमस क्या पता क्या लिखा है, आपसे इतना याद रखो बेसल न्यूक्लिया और बेसल गैंग्लिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लिया ऑफ द सेरिब्रम रिसीव्स न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। ओके, दे help the cortex in the execution of activities at the subconscious level। एग्जांपल राइटिंग, देखो ये सब मैंने तो कभी सुना नहीं, ये नया इंक्लूड किया गया है, आपको इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो बेसल न्यूक्लियाई करके क्या होता है बस। इन्होंने ये सब लिखा है कि सबकॉन्शियस है, इंसान धीरे धीरे लिख रहा है वो इसके कंट्रोल में है, फिर अचानक से वो फास्ट लिखने लग जाए। कॉर्पस स्ट्राटम एट द फ्लोर ऑफ द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लिया। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्पस स्ट्राटम क्या है, ये फ्लोर है सेरिब्रम का, जो फ्लोर है ना, सेरिब्रम का जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, कॉर्पस स्ट्राटम से बना हुआ है, कॉर्पस स्ट्राटम। तो अगर आपको कोई पूछे फ्लोर ऑफ द सेरिब्रम इज नोन एज कॉर्पस स्ट्राटम, और वो लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस है, मतलब बहुत सारे बेसल न्यूक्लियस है, छोटे 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 छोटे, मतलब समझो ऐसा है कि ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा व्हाइट मैटर है, इस व्हाइट मैटर के अंदर, इस व्हाइट मैटर के अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रे मैटर है, यहाँ पर ऐसी कलर से दिखा रहा हूँ, ये ग्रे मैटर है छोटे छोटे, बट एक्चुअली है क्या ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स है। ठीक है, तो अगर व्हाइट मैटर के अंदर ऐसे ऐसे ग्रे के स्पॉट्स बन रहे हैं तो उनको हम बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सबसे बड़ा बेसल न्यूक्लिया कौन सा है, कॉर्पस स्ट्राटम। कॉर्पस स्ट्राटम सबसे बड़ा बेसल न्यूक्लियस है। ठीक है, अरे बाप रे, ये सब क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, ये सब नहीं करना है। ओके, उसके बाद डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन हो सके तो अगर आप मेरे हिसाब से मत फाइंड करो, जरूरत नहीं है। व्हाट विच आर द साइलेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज ईईजी। ईईजी मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, क्या करोगे जान के, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। ठीक है, उसमें कुछ जैसे आपने ईसीजी देखा होगा, तो ईसीजी में कैसे होता है, ईसीजी में क्या क्या है, ईसीजी ऐसा होता है ना, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, वैसे ही है ना ईईजी करके एक होता है। ये ज़्यादातर जैसे ईसीजी निकालना कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, वैसे ईईजी निकालना किसका काम है, न्यूरोलॉजिस्ट का। वो पता करने के लिए होता है कि ब्रेन काम कर रहा है बराबर से या नहीं। तो ईईजी हमें ना कुछ वेव्स बताता है, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स, ऐसे वेव्स होते हैं। ठीक है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग वेव का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, एक कोई वेव ऐसी आती है जब नींद में होते तो एक वेव आती है, जब हम पूरी तरह से नींद में नहीं होते तो एक वेव आती है, जब हम जाग रहे तो एक अलग वेव आएगी। तो ये सब अलग अलग वेव्स है, तो वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सर्च भी मत करना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो एक बार मैं बता दूंगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। ठीक है, बाकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं इतना डिटेल पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड दिखेंगे, एन ई आर एम, आर ई एम, क्या होता है आर ई एम, एन ई आर एम, है ना, एन ई आर एम। अगर आप कोई पढ़ने जाएगा डेफिनेटली आपको ये दिखेगा, एन ई आर एम, आर ई एम, क्या होता है ये, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट,
या फिर इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये दोनों एक तरह के स्लिप है। हम सोते हैं ना तो एक बार हमारी आईज है ना रैपिडली मूवमेंट करती है, उसको रैपिड आई स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। तो ये सब ईईजी से ट्रेस होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको वर्ड बता दिए, बट जरूरत नहीं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में सब एमबीबीएस में काम का, अभी कहाँ काम का, 12th स्टैंडर्ड में ये सब। अरे ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत भी जान लोगे वो भी बहुत है, मोर देन इनफ। ओके, डायंसेफिलॉन। डायंसेफिलॉन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। क्या बताया था मैंने डायंसेफिलॉन? मैं बताया था एक बॉक्स है समझो, वो डायंसेफिलॉन। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एपिथैलेमस। नीचे वाला हिस्सा क्या है? हाइपोथैलेमस। साइड के दोनों क्या है? थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो थैलेमस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसका नाम है कुछ, तो आपको आगे दिख जाएगा। ऊपर से मैंने ये भी बताया था, इसके ऊपर से एक प्रोट्रूजन निकलेगा, दैट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। यहाँ से निकलेगा, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। वही सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। चलो पढ़ते हैं। ये बुक 100% ये बुक किसी डॉक्टर ने बनाई है, पर उसको समझना चाहिए था भाई कि इतना खतरनाक बनाने की क्या जरूरत है। 12th स्टैंडर्ड में इतनी भयानक बुक बनाने की क्या जरूरत है भाई। ओके, डायंसेफिलॉन। It is the part of the forebrain that contains the epithalamus, thalamus and hypothalamus. बता चुका हूँ। It lies below the corpus callosum. Corpus callosum के नीचे होता है। आपको लोकेशन ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना दिया उतना पढ़ते जाओ, ठीक है। And above the mid brain, ठीक है, याद रखो। कॉर्पस कैलोजम के नीचे होता है, मिड ब्रेन के ऊपर होता है ये, ठीक है। It encloses a single cavity. It encloses a single cavity termed as third ventricle or diocele. जैसे देखो सेरिब्रम थे ना, इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पर। सेरिब्रम जो है, आप बाहर से देख रहे हो सेरिब्रम है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, समझो ये सेरिब्रम दो। ऊपर से आप देख लो सेरिब्रम ऐसे दो, ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल डायग्राम। तो ये सेरिब्रम के अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ, सेरिब्रम के अंदर कैविटीज है। सेरिब्रम के अंदर ऐसे दो कैविटीज है, ठीक है। वो दोनों कैविटी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने तो यहाँ पे ऐसे दो सर्कल बना दिए, एक्चुअली ऐसा नहीं था, रुको, ऐसे दो कैविटीज है, ऐसे दो कैविटीज है, और ये दोनों कैविटी ऐसे। फिर जैसे ही ब्रेन, अब आप नीचे जाओगे ना तो क्या आने वाला है, ये दो कैविटी हो गई सेरिब्रम के अंदर, ध्यान से मेरी बातें सुनना। दो कैविटी किधर हो गई? सेरिब्रम के अंदर। इनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज फर्स्ट वेंट्रिकल, दिस इज सेकंड वेंट्रिकल। फिर ये वेंट्रिकल, आपको पता है, अभी मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ब्रेन का ये ऊपर से हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, राइट। इसके नीचे नीचे जैसे जाओगे तो नीचे क्या आएगा फिर? डायंसेफिलॉन। तो डायंसेफिलॉन के अंदर ये वाला, मैं अभी यहाँ पर ऐसे कंटिन्यूशन में दिखा रहा हूँ। जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे एक और कैविटी आएगी, ये देखो ऐसे। रुको एक मिनट, मैं आपको सिर्फ है ना वेंट्रिकल सिस्टम समझा देता हूँ पहले। वेंट्रिकल सिस्टम ध्यान दो यहाँ पर, ये सिर्फ ब्रेन के वेंट्रिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो ऐसा है, ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रम में, ठीक है। फिर ये दोनों वेंट्रिकल, फिर उसके बाद, इसके बाद ये वाला, ये देख रहे हैं आपको, ये थर्ड वेंट्रिकल है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल किसके अंदर है? मतलब ये एक तरह की कैविटी है। किसके अंदर है ये कैविटी? डायंसेफिलॉन के अंदर। कैविटी किसके अंदर है? डायंसेफिलॉन के अंदर। क्योंकि डायंसेफिलॉन के अंदर है इसलिए इसका नाम होता है डायोसील। आपने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, उसमें वर्ड सुना होगा सीलोमेट, असीलोमेट। क्या होता है सील? सील का मतलब होता है कैविटी। बायोलॉजी में सील का मतलब होता है कैविटी, और ये कैविटी किधर है? डायंसेफिलॉन, इसलिए इसका नाम क्या है? डायोसील। आप डायोसील भी बोल सकते हो, आप थर्ड वेंट्रिकल भी बोल सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रहा है बीच में ये एरिया। तो लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ये एरिया, दिख रहा है ये कनेक्शन बीच में। इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। इतना समझ आया, बाकी का हम आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा। हाँ,
It encloses a single cavity termed as third ventricle diocele, which communicates with the two lateral ventricles of the cerebrum through a narrow opening called foramen of Monro. समझा? हेलो, सो गया लगता है। समझा इतना? हाँ सर। यस सर। कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है? Yes, sir. टफ लग रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा कोई सामने से किसी को ऐसा है कि अंदर से क्रेज है, कह रहे हाँ मजा आएगा, ऐसा ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या किसी को कि ऐसा बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है, अरे बाप रे ये सब क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली लगेगा ऐसा कभी आपने स्कूल लेवल में पढ़ा नहीं। यही प्रॉब्लम है ना हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की, यही प्रॉब्लम। स्कूल लेवल पे क्या सिखाते हैं सर? हाँ, ब्रेन में 3 हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा सबको पता होता है, सेरिबेलम पता होता है, बस। इसके अलावा कुछ पता नहीं। और अचानक से आप एक बुक बनाओगे जिसमें आप बता दोगे कि ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम के पास जीनो है, स्प्लेनियम है, कॉर्पस स्ट्राटा है, फोरामेन ऑफ मॉनरो है, हाँ, डायोसील है, लेटरल वेंट्रिकल है, तो फिर ऑब्वियसली डरेंगे ना वो लोग, ये सब क्या है? तो थोड़ा अगर उन्होंने थोड़ा सा अगर स्कूल से थोड़ा पढ़ाया होता तो बात अलग है। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया, या फिर गया ऊपर से? समझ में आया। समझ में सब। तो ये है डायनसिफिलॉन के बारे में। डायनसिफिलॉन आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आप याद रख सकते हैं, एक रूम की तरह है ना, ऊपर की तरफ एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, आजू बाजू थैलेमस। थैलेमस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए एक कमीशर होता है, ऑब्वियसली कमीशर ही बोलेंगे, क्यों? ब्रिज है, दो थैलेमस को जोड़ रहा है। दिया होगा तो याद करना, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। और उसके अंदर जो डायनसिफिलॉन है, बीच में क्या है? कैविटी। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो वो क्या है? कैविटी तो है। ऊपर क्या है? ऊपर एक रूफ है, नीचे फ्लोर है, आजू बाजू वॉल्स है, बट अंदर तो पूरी कैविटी है जिसमें आप बैठे हो। वैसे ही समझो कि डायनसिफिलॉन भी वैसा ही है, तो अंदर पूरी कैविटी है, और उस कैविटी का नाम क्या है? डायोसी। कैविटी का नाम क्या है? डायोसी। ठीक है, ऐसा है। ओके। अरे दिया है, इतना सारा दिया है, पक्का दिया होगा। क्या किया भाई? हाँ, यहाँ अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है अच्छा खासा। 2 लैटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं आपको। उसके बाद देखो लैटरल वेंट्रिकल किस में ओपन हो रहे हैं? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल देखो ध्यान से, बहुत छोटा सा दिखाया है। और थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के बीच में एक एरिया है, एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन ऑफ मॉनरो। उन्होंने लिखा है इंटर वेंट्रिकुलर, सॉरी, उन्होंने लिखा है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, वो भी सही है। इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन भी बोल सकते हो, फोरामेन ऑफ मॉनरो भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल के बाद आप देखो, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल भी है, फोर्थ वेंट्रिकल भी है। तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में भी एक कनेक्शन है, ध्यान से देखो, वो होता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू होता है सेंट्रल कैनाल, और वो सेंट्रल कैनाल जाएगा आगे पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक, नीचे तक। तो इस तरह से, और इन वेंट्रिकल्स में क्या भरा हुआ रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस पूरे के अंदर ऐसे, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है? इस पूरे के अंदर क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहले क्या करेगा? ब्रेन को न्यूट्रिशन देगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर सेंट्रल कैनाल के थ्रू और नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और फिर वापस ऊपर आएगा, एंड ऑल पूरे को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। फिर इनके कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जहाँ से ये एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, वो नहीं दिखाया और पढ़ना भी नहीं है, आई होप नहीं दिया हो, ठीक है? ऐसा है। तो ये सेंट्रल कैनाल क्या है? इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ, ये ऐसा पार्ट है सेंट्रल कैनाल जो जो किधर है, किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एक्चुअली, ठीक है? तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम दे दिया उन्होंने आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या आएगा? कितने वेंट्रिकल्स हैं? 4 वेंट्रिकल। क्या नाम है? लैटरल वेंट्रिकल 2, फिर डायोसिल, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है? लैटरल वेंट्रिकल और डायोसिल के बीच में एक, डायोसिल के बीच में कनेक्शन है, इसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मॉनरो। फिर थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट,
ठीक है. फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूज एज सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड. सर सर आपने जैसे बोला कि थर्ड वेंट्रिकल डायंसेफेलॉन में होता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होता है? हाँ, वो भी आने वाला है. ठीक है, वो भी आएगा, वो भी आएगा. फोर्थ वेंट्रिकल भी है. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल भी एक हिस्से में है, आगे देखिएगा, बताता हूँ. ऐसे दिया जैसे हिस्ट्री का ब्रीफ है. चलो ठीक है, देखो क्या लिखा है. Epithalamus is the thin, non-nervous roof of the diencephalon. Anteriorly, it is fused with the pia mater to form the anterior choroid plexus, and from its dorsal wall, it is connected to pineal gland through a pineal stall. नहीं जरूरत है ये सब पढ़ने की, सिर्फ आपको मैंने जितना बताया उतना याद रखो. ठीक है, आपको इतना याद रखना है. ऊपर की तरफ एपिथैलेमस है. ठीक है, वो जो मैंने सिखाया उतना मोर देन इनफ. हाँ, इतना याद रख सकते हो कि एपिथैलेमस के आगे एंटीरियरली, एपिथैलेमस के एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस. उसके एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस. ठीक है, वो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस क्या बनाता है? सीएसएफ बनाता है. ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? एपिथैलेमस के ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब डॉर्सल वॉल, राइट. ऊपर का मतलब क्या होता है? रूफ या फिर डॉर्सल. क्यों डॉर्सल? फेसिंग द स्काई, है ना, फेसिंग द स्काई. तो उसके डॉर्सल हिस्से में क्या है? पीनियल ग्लैंड लिखा भी है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? पीनियल ग्लैंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन अ केमिकल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? अर्लियर दिस ग्लैंड वाज thought to be thought to be vestigial, but later it was found to produce hormones melatonin, मैं आपको बता चुका हूँ, sleep inducing hormone, also related to reproductive behavior, थोड़ा बहुत reproductive behavior से भी related है. ठीक है, melatonin ये हमारे बॉडी में, आपको क्यों ऐसा होता है कि अंधेरा करते हैं तो नींद आती है? रीजन इज, जैसे ही अंधेरा करते हैं तो मेलेटोनिन सीक्रेट होता है. हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. आप इसीलिए जो लोग एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं उनको पता, बाद में मजा आएगा पढ़ने में. काफी कॉम्प्लेक्स है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा. क्या है ये, इतना परफेक्शन बनाया हुआ है. जैसे ही अंधेरा करोगे ना, जैसे ही अंधेरा करोगे, बॉडी में क्या सीक्रेट होना चालू हो जाता है? मेलेटोनिन. और मेलेटोनिन सीक्रेट होने की वजह से नींद आनी चालू. यही रीजन है. ठीक है, तो इन्होंने मेलेटोनिन के बारे में बताया, सेरोटोनिन नहीं बताया, सेरोटोनिन भी होता है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? द लैटरल थिक वॉल्स ऑफ द वॉल्स, आपको मैं बता चुका हूँ क्या बोलते हैं उसको, थैलेमस. द लैटरल थिक वॉल्स ऑफ डायंसेफेलॉन forms the thalami. Thalami is a plural word. ठीक है, they contain the gray matter. They contain gray matter. Okay. देखो नाम आ गया ना, the habencular commissure connects the two thalamus. मैं आपको पहले बता चुका कि दो थैलेमस को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होगा. उसका नाम क्या है? देखो, habencular commissure. commissure का मतलब होता है ब्रिज. तो दो सेरिब्रम को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम. वो सबसे बड़ा ब्रिज है. और दो थैलेमस को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है, दैट इज नोन एज हेबेनक्यूलर कमीशन. स्पेलिंग रॉन्ग लिखिए, हेबेनक्यूलर है, CULAR है, ओ नहीं है, हेबेनक्यूलर कमीशन. ठीक है, वो दो थैलेमस को जोड़ता है. उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड. हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? Different parts of the brain are interconnected by RAS. RAS is reticulating activating system. आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है. ब्रेन के